देश में जो आर्मी में जो लोग जाते हैं पैसे के लिए जाते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा फौज में करप्शन नहीं है। कर्नल रैंक का अधिकारी 50 लाख की रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। आपको शर्म आनी चाहिए, आपको डूब मरना चाहिए। देश की रक्षा करने वाले भक्षक ना बन जाएं, उसको भी सुनिश्चित करना है। आपके पास में बंदूक भी है, आपके पास में कलम भी है, आपके पास में न्याय का हथौड़ा भी है। इनके अलावा भी भर्ती तो होती होगी। अग्निवीर एक योजना एक अलग। सरकार ने जो किया मैं इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ, मेरे हिसाब से बहुत ही बेकार। तो अग्निवीर लाने से सरकार ने जो नुकसान कर दिया है फौज का, उसके अंदर से सिलेक्ट होंगे 25%। 4 साल में ना वो जज्बा भी एक्चुअल में नहीं आएगा। अरे जो 4 साल वाला है वो भर्ती ही 4 साल के लिए आया। उससे ये सवाल पूछा जाएगा कि तू अग्निवीर बनने जा रहा है, तो पैसे के लिए जा रहा है या देश के लिए जा रहा है? तो सर इसको बनाने के लिए आर्मी के ही तो लोग लगे होंगे। आपके यहाँ पर 65 का युद्ध हुआ, 62 का युद्ध हुआ, 48 का युद्ध हुआ, 71 का युद्ध हुआ, 99 का युद्ध हुआ। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? मेरठ और गाजियाबाद और फिर लिबरेशन ऑफ अंबाला और जोधपुर और जयपुर चला होता। जैसे रशिया के अंदर वो स्टेलिनग्राड और मॉस्को की लड़ाई हुई और उधर पूरा फ्रांस पे जर्मनी ने कब्जा कर लिया और भूत बना दिया, और जब सबको लड़ना पड़ा, बच्चों को, बूढ़ों को, बेटियों को, तब आप में उसकी कद्र आई। अगर आप कमजोर दिल के हैं तो अपने बच्चों को इस जोखिम भरे प्रोफेशन में ना भेजें। प्रधानमंत्री ने जो डिसीजन लिया, इन्होंने ठान लिया था कि नहीं इस बार ऐसा मैं कर दूंगा कि कभी वो दोबारा उठ के नहीं बोलेगा। प्रधानमंत्री ने जो डिसीजन लिया, इससे ये पता लगता है कि उनको सेना के जज्बे की, सेना के तौर तरीकों के बारे में जानकारी थी। इस मामले में मैं सरकार की बहुत प्रशंसा करता हूँ, मैं फैन हूँ। लड़ना मुश्किल है लेकिन निर्णय लेना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपके ऊपर पूरी जिम्मेदारी है। आपको अभिनंदन का केस मालूम है, जब वो पकड़ा गया था पूरे देश का मोराल डाउन हो गया था और भारत बैक फुट पर आ गया था, मजबूरी दिखने लग गई थी। प्रणाम दोस्तों, मैं हूं रंजीत तिवारी और आप देख रहे हैं द रंजीत टॉक्स। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने आर्मी की यूनिफॉर्म ही नहीं पहनी, बल्कि डिसिप्लिन, देश की सुरक्षा और लीडरशिप को जिया है। तो आज हम उनसे बात करेंगे बहुत से टॉपिक पे, चाहे वो आर्मी की अग्निवीर योजना हो, चाहे मैं पाकिस्तान की बात करूंगा, अमेरिका की बात करूंगा, जो अभी युद्ध चल रहा है इजराइल और ईरान के साथ, अमेरिका के साथ, उस पर बात करूंगा। बहुत सी चीज़ों पर बात करूंगा। हमारे साथ हैं कर्नल दानवीर सिंह, जो बड़ी फेमस हैं। आप देखते होंगे ज़्यादातर इनको टीवी में भी और कई सोशल मीडिया में भी। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कैसे हैं सर आप? बुलाया। मैं बिल्कुल ठीक। बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, ड्रेसिंग लग रहे हैं, मतलब मैं जैसे देखता था उससे ज़्यादा आप स्मार्ट दिख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सर, दिल एकदम जोश में भरा हुआ है। सो नाइस, थैंक यू। तो सर मैं जस्ट पहले स्टार्ट करता हूँ, डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन पे आता हूँ मैं, जो मेरे पसंदीदा क्वेश्चन है जी। आर्मी में आपने ज्वाइन किया, क्या देश की सुरक्षा दिमाग में थी या पैसा दिमाग में था? पैसा तो फौज में होता ही नहीं है, तो पैसा तो दिमाग में था ही नहीं। और ऑब्वियसली देश के ही दिमाग में जज्बा था और जोश था, और उस वजह से ज्वाइन किया। इनफैक्ट जो भी कोई फौज में जाता है, देश का जज्बा नहीं होगा तो वो फौज की तरफ मुँह ही नहीं करेगा। तो बगैर देश के जज्बे के वहाँ पे कोई रुख नहीं करता, चाहे वो कोई सिपाही हो या कोई अधिकारी हो, वो तो मैंडेटरी है, उसके बगैर तो काम चलता नहीं है। रोजगार करने, भाई नौकरी करनी है तो भाई नौकरी इधर उधर की करें तो ये वाली कर लेते हैं। तो देश का जज्बा भी है और नौकरी करनी है तो ये वाली करते हैं। पहला देश का जज्बा है, उसके बगैर तो स्टार्ट ही नहीं होगा। मेरा कहीं कुछ बात हो रहा था सर किसी से, तो ऐसे ही एक कैजुअल बात हो रही थी, तो उन्होंने बोला कि देश में जो आर्मी में जो लोग जाते हैं वो देश का तो ठीक है लेकिन पैसे के लिए जाते हैं, नौकरी है। मैं तो, आपको स्पष्ट कर देता हूँ। IAS IPS जाते हैं वो पैसे के लिए जाते हैं। अभी वो रिसेंटली मैं कहीं पढ़ रहा था कि कोई IAS टॉपर, मेरे ख्याल से कहीं एक स्टेट के कार्डर का नाम भी नहीं लेंगे, और क्योंकि वो है नहीं डिफेंड करने के लिए, उनसे जब इंटरव्यू लिया गया था अपने ज़माने में कि आप क्या करना चाहते हैं, क्यों IAS ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उन्होंने बोला कि मैं लोगों की सेवा करना चाहती हूँ, देश की जनमानस का मुस्तकबिल जो है बदली करना चाहती हूँ, और इस तरीके की उन्होंने बात करी। तो मुस्तकबिल उन्होंने बदली करते करते उन्होंने सब कुछ ही बदली कर दिया।
और जो पहला छापा पड़ा उसमें 19.5 करोड़ रुपए, फिर 8.5 करोड़ रुपए, फिर 17 करोड़ रुपए, और फिर मेरे ख्याल से 22 या 23 करोड़ रुपए इस तरीके के छापे हुए। इसमें मतलब कि चल अचल संपत्ति पकड़ी गई। पुलिस में देख लीजिए, कोई हेड कांस्टेबल है, थानेदार है, तो वो दुनिया भर के पैसे उठा लेते हैं। और तो ये वाला जज्बा अलग होता है कि भाई हम नौकरी कर, क्योंकि सरकारी नौकरी में तो पैसा होता नहीं। और जहां तक फौज का सवाल है, ऐसा मैं नहीं कह रहा फौज में करप्शन नहीं है, फौज में भी करप्शन होता है। और अभी एक खबर आई थी कि एक कर्नल रैंक का अधिकारी 50 लाख, मात्र 50 लाख की रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। तो ऐसा भी होता है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, ये बात बहुत कम होता है। सिविल की तुलना नहीं कर सकते आप, समझ गया। तो पैसे के लिए फौज में तो कोई मूर्ख ही आएगा, पैसा तो होता ही नहीं है। तो जो तनख्वाह होती है वो भी 30 तारीख तक नहीं पहुंचती, वो 20 तारीख में ही खत्म हो जाती है। और आप जो आपकी यूनिट में बनिया कैंटीन होती है उससे उधार लेते हैं, तो आखिरी का हफ्ता उधारी पे चलता है। फिर वो तो इस तरीके का हिसाब किताब रहता है। तो पैसे के लिए अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, या कोई कहता है कि पैसे के लिए आप आए हैं, तो वो या तो खुद मूर्ख है या मूर्ख बना रहा है। ये बात आपने सही बोला। लेकिन एक चीज़ बताएं, जैसे मैं देखा कि आर्मी में, जैसे थोड़ा देर पहले आपने जो बात स्टार्ट की उसी पे मैं लेके जाऊंगा। आपने बोला आर्मी में करप्शन कम होता है, तो ये बात तो एकदम सही है। अच्छा, जो करप्शन करता है यदि आर्मी में और आर्मी की टीम पकड़ ली, तो फिर क्या करती है? ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। फौज एक मात्र ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर आप पकड़े जाएंगे, और 99% आप पकड़े जाएंगे, तो रियायत कोई नहीं है, आप बच नहीं पाएंगे, आप बिल्कुल बच नहीं पाएंगे। तो उनके साथ कैसे डील कैसे करते, क्या क्या स्टेप क्या होता है उनका? स्टेप कुछ नहीं होता है, कोर्ट मार्शल होगा। ओके, कोर्ट मार्शल होके उनको सजा मुकर्रर कर दी जाएगी। क्योंकि ये याद रहे कि फौज के अंदर कर्नल रैंक से ऊपर, कर्नल रैंक शामिल, उनके पास में मैजिस्टेरियल पावर्स होती हैं, जज वाली पावर्स होती हैं। और हैरानी की बात तो आपको लगेगी, जो राष्ट्रपति के पास पावर होती है वो आर्मी कमांडर के पास पावर होती है। यानी कि अगर कोर्ट मार्शल में किसी व्यक्ति को सजाए मौत दी गई है, तो उसको कंडोन आर्मी कमांडर ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। अच्छा। सिविल में अगर किसी को सजाए मौत होती है तो उसको राष्ट्रपति कंडोन करता है। तो ये पावर है आपके पास में। आप किसी भी विटनेस को सम्मन जारी कर सकते हैं, और लीगली बाउंड है, आपको आना पड़ेगा। फिर वो आपका कोर्ट बन जाता है, आप उसके जज बन जाते हैं, वही कर्नल साहब जज बन जाते हैं। और पूरा इंक्वायरी भी होती है और पूरे प्रोसीजर होते हैं। तो इसकी डिटेल में ना जाते हुए लबोलुबाव ये है कि आपके ऊपर जिम्मेवारी बहुत है। आपने देश की रक्षा भी करनी है, और देश की रक्षा करने वाले भक्षक ना बन जाएं, उसको भी सुनिश्चित करना है। तो आपके पास में बंदूक भी है, आपके पास में कलम भी है, और आपके पास में न्याय का हथौड़ा भी है। तो आपकी जिम्मेदारी बहुत अलग है, मुख्तलिफ है, और इस जिम्मेदारी को निभाते भी बहुत बखूबी हैं। जैसा मैंने कहा कि आप अगर पकड़े जाएंगे तो आप बचेंगे नहीं। अनफॉर्चुनेटली आजकल रिड्रेसल में वो फिर सिविल कोर्ट में चले जाते हैं, और सिविल कोर्ट से दाहिने बाएं करके फिर वो बचते हैं। चीज जो है पेचीदा बना दी गई है। लेकिन मूलतः जो सेना का जो कानून है और जो सेना की प्रक्रिया है वो बहुत ही जटिल है, बहुत शानदार है। उसके शिकंजे में आ गए तो आप बच नहीं पाएंगे। जब आर्मी में जब आप भी गए होंगे, या बहुत से लोग जाते हैं, जज्बा की जो हम लोग शब्द की बात कर रहे हैं, ये क्या जो बचपन से ही ये जज्बा होता है, या बड़े होने के बाद लोगों से सुन के, लोगों को देख के, आर्मी को देख के जज्बा पैदा होता है? जो लोगों को देख के बनता है बड़े होके, वो लोग ट्रेनिंग में भगौड़े हो जाते हैं। अच्छा, ठीक बात बोले आप। क्योंकि वो उनका ऑर्गेनिक जज्बा नहीं है, वो देख के जोश में, और जैसे पिक्चर हॉल में ताली में बज गई तो वो सबको देख के उन्होंने भी ताली बजा दी, और वाह वाह वाह, सही बात है ना। ये जो जज्बा है, ये संस्कार परिवार से आता है, ये जिस इलाके में आप रहते हैं उस इलाके से आता है।
वहाँ के लोकगीतों से आता है, वहाँ के आबो हवा से आता है, वहाँ के समाज से आता है। और धीरे धीरे ये जैसे जैसे आप बढ़ते हैं उम्र में, तैसे तैसे ये सुदृढ़ और मजबूत होते चले जाता है। और फिर जब आप लोगों से मिलते हैं, सेना को देखते हैं, तो फिर उसके ऊपर जो है पॉलिश आती है। पॉलिश आती है यार, सही बोल रहे तो इस तरीके से होता है। और यही लोग ट्रेनिंग भी कर पाते हैं और कामयाब भी होते हैं। और जो इंस्टाग्राम रील देख के और जो प्रभावित हो गए और वो गए ट्रेनिंग करने, वो मेरे ख्याल से हफ्ते 10 दिन में दौड़ के आ जाएंगे। ये बात आप सही बोले कि कई बार जैसे ना, मेरा जो आपने पॉइंट एकदम सही बोला, मुझे लगता है पैदा होते हैं आर्मी के पुलिस में आर्मी में जाने के लिए लोग, वाकई ऐसे लोग पैदा होते हैं। क्यों बता रहा हूँ, जैसे किसी ने मुझे कुछ समय पहले बोला कि जैसे सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलता है, तो सचिन तेंदुलकर बनाया नहीं जा सकता, सचिन तेंदुलकर सिर्फ पैदा हो सकते हैं। बनते हैं, खुद बनते हैं, वो खुद ही पैदा होंगे, खुद बनेंगे। हाँ। इसी तरह से आर्मी के जो लोग हैं वो मतलब पैदा हुए, उसके बाद एक दिमाग में कहीं ना कहीं उनके देश के प्रति या वैसी बचपन से वो चीजों का आपने देखा होगा, छोटे छोटे बच्चों में भी इस तरीके का भाव आता है। तो वो जो भाव है वो बचपन से ही आ जाता है। मेरे को तो अपना मालूम है, तो मेरे को तो बचपन से ही आ गया था। अच्छा, कोई बात बताया ना, कैसे हो, क्या अपने दिमाग में क्या हुआ? मेरे दिमाग में तो ये था कि मेरे तो फादर फौजी थे। अच्छा। और उनको देख के मैं बहुत प्रभावित रहता था। मेरे को लगता था यार कि अगर आदमी है तो बस यही है। क्या बात है। और मैंने कहा मैं इसी के जैसा बनूंगा। तो मेरा तो वही मोटिवेशन था। तो फादर क्या थे आपके आर्मी में? वो भी फौज में कर्नल थे। अच्छा, और वो भी इसी रेजिमेंट से थे जिस रेजिमेंट का मैं हूँ। तो मैं तो बहुत ही प्रभावित था, बहुत ही मोटिवेटेड था कि मैंने फादर के जैसा ही बनना है। तो आपने आर्मी कब छोड़ी? मैंने आर्मी 2012 में 12 अगस्त को दोपहर 12 बजे छोड़ी। अरे, कोई मुहूर्त सोच के छोड़ा था कि ये तो सरकारी ऑर्डर है कि भाई आपकी सेवाएं जो है इस तारीख को इतने बजे समाप्त हो जाएंगी। तो आता है रिटर्न में। तो आपने वॉलंटियर रिटायरमेंट? मैंने वॉलंटियर रिटायरमेंट। मेरे फादर की कोई इश्यूज थे और वो मैनेज नहीं हो पा रहा था, तो हमने कहा कि 20 साल हो गए, पेंशन बन गई है, तो अब अपने घर परिवार भी देखते हैं और जरा थोड़ा नहीं, ये जरूरी है सर। एक आपने पहले देश माँ की सेवा की, अब परिवार की भी सेवा करना बहुत ज़रूरी है सर जी। मैंने बहुत से ऐसे देखा है कि जो लोग आर्मी में जाते हैं, आर्मी में जाने के बाद जब वो अपने गांव पे जाते हैं या अपने शहर पे जाते हैं, तो अंदर से अलग तो खुशी होती है जब आर्मी में वो रहते हैं, तब की बात कर रहा हूँ। कुछ केस मैंने ऐसे देखे हैं कि जो सिविलियन होते हैं उनको वो बंदे कई बार पसंद नहीं आते हैं। उनको लगता है कि ना वो ट्यूनिंग बैक, क्योंकि उनका डिसिप्लिन अलग है और जो सिविलियन का डिसिप्लिन अलग है। सिविलियन बहुत अच्छे हैं, वो भी अच्छे हैं, लेकिन मैच नहीं खा पाता। जब अपने एरिया में जाते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत एरोगेंट है। ऐसा वजह क्या, ऐसा लगता है या सिर्फ फौजी आमतौर पर सिविल में सेट नहीं हो पाता है। बड़ा छोटा सा उदाहरण देता हूँ। अगर आपने कहीं टाइम दिया है कि 3 बजे मिलना है, तो बहुत ही कम होगा कि सिविलियन आदमी 3 बजे से आधा घंटा पहले, 10 मिनट पहले आके मिलेगा। वो आपको 3 बजे का मतलब है 3:30, पौने 4। तो यहाँ से बिल्कुल एकदम चिढ़ मचने लगती है। 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो जाता है, उसमें भी अगर कभी, जैसे हम लोगों से भी होता है, लेकिन हम फ़ोन करके बताते हैं भाई मैं जरा 10 मिनट लेट चल रहा हूँ, ट्रैफिक ज़्यादा है या ये वो। बट ऐसा नहीं होता कि आधे घंटे, पौने घंटे लेट है और वो बंदा पहुंच गया फिर बोल रहे कि यार सॉरी यार वो कुछ अचानक से काम आ गया, मैं आ नहीं पा रहा हूँ। तो ये वाली ड्रामे नहीं होते हैं। तो ये एक छोटा सा वो मैंने उदाहरण दिया। और डिसिप्लिन की बात है तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि डिसिप्लिन के बरक्स होती हैं, वो आपको बड़ा अजीब लगता है। फिर वो थोड़ा सा, और टॉपिक ऑफ डिस्कशन भी कुछ इस तरीके से होते हैं कि आप उससे मैच नहीं कर पाते। वो पॉलिटिक्स की बातें कम करेंगे, मैंने देखा है, करते होंगे मुझे नहीं पता। वो देश की बातें, उनको उस टॉपिक पे बात कराओ, पॉलिटिक्स की भी बात करते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स के अंदर भी उनका नजरिया अलग होता है, वो मैच नहीं करता तो वो चीजें मैच नहीं करती हैं। और लेकिन कई लोगों की करती भी हैं। जैसे जहां तक मेरा सवाल है, मेरे को कोई परेशानी नहीं है। बल्कि मेरे तो सिविलियन दोस्त ज्यादा है, मेरे को तो मजा आता है उनके साथ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने अपना फौजी तौर तरीका छोड़ दिया, या तो आपने उनको चेंज कर दिया होगा। नहीं, मैं एडजस्ट हो गया। मैं उनको समझ गया। तो अब मेरे को लगता है ठीक है, ये इनकी वे ऑफ लाइफ है, मेरे को कोई इशू नहीं। आर्मी में अभी जो सरकार ने अग्निवीर योजना
चालू किया है उसके थ्रू रख रहे हैं लोगों को। आपको क्या लगता है कि ये योजना सही है या इसमें अभी और सुधार की ज़रूरत है? देखिए, मेरा तो विचार बिल्कुल अलग है, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है वो गांव वाला है और अभी भी खेतों से जुड़ा हुआ है और गांव में आना जाना मेरा रेगुलर है, क्योंकि खेत हैं, फसल है, तो मैनेजमेंट करना है, तो वो तो आना जाना लगा रहेगा। तो मेरा नज़रिया इसको देखने का बिल्कुल अलग है। सरकार ने जो किया, मैं इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ। मेरे हिसाब से बहुत ही बेकार स्कीम लेके आए हैं। अग्निवीर देश की सेना के लिए, ख़ास तौर से थल सेना के लिए अच्छा नहीं है। एयरफोर्स और नेवी के लिए हो सकता है और होगा भी शायद, आर्मी के लिए नहीं है, क्योंकि हर एक के काम करने का तरीका अलग है। अब मैं इन्फेंट्री से हूँ, पैदल सेना से हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ। पूरे 20 साल मैंने उसी यूनिट में काम करा और आज मेरे से कोई पूछ रहा था कि क्या लड़ाई देश के लिए लड़ी जाती है? मैंने बोला बिल्कुल नहीं। लड़ाई नमक, नाम और निशान के लिए लड़ी जाती है। नमक उस पलटन का जिसमें आप नौकरी करते हैं, नाम उस पलटन का जिसमें आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और निशान उस पलटन का जिस परचम के नीचे आप खड़े हैं। तो नाम, नमक, निशान, तो आप अपनी पलटन के लिए, अपने साथियों के लिए लड़ रहे हैं, और ऑब्वियसली देश का तो है ही है, क्योंकि वो देश की सेना है, तो वो तो सवाल पूछना ही गलत है। अब ये ऐसे तो नहीं बनता कि एक दिन में गए चले गए। एक सिपाही भर्ती होता है, 17 साल तक नौकरी करता है, फिर वो एनसीओ बनता है, हवलदार बनता है, फिर वो जेसीओ बनता है, 32 साल नौकरी करके वो एक पूरा परिवार बनता है। उसके अंदर 30 साल की नौकरी वाला भी जेसीओ है, उसमें 1 महीने की सर्विस वाला भी एक सिपाही है, उसमें 1 महीने की सर्विस वाला भी एक ऑफिसर है, उसमें 17 साल 18 साल की सर्विस वाला भी एक ऑफिसर है, जो कि सब वही रहे। सबको एक दूसरे की पर्सनल हैबिट्स का मालूम है, सबको किसकी क्या पसंद है ये मालूम है, सबको काबिलियत मालूम है कि ये किस चीज़ में अच्छा, फायरिंग में अच्छा है, कि ये दौड़ने में अच्छा है, कि ये फलानी चीज़ में अच्छा है, कि ये दिमागी चीज़ में अच्छा है, इसकी क्या काबिलियत। तो ये एक बहुत ही, ये इसके लिए सही चाहिए समय, और ये बनता, ये परिवार फिर ऐसे ही नहीं बन जाता। और इसको आप किसी योजना या कोई स्कीम या कोई एक कोई मैथमेटिक्स का सवाल नहीं है ये। तो अग्निवीर लाने से सरकार ने जो नुकसान कर दिया है फौज का, वो ऐसी आर्म्स और सर्विस का कर दिया है, यानी कि आर्मर्ड जो टैंक वाले हैं, इन्फेंट्री जैसे वो राजपूत, सिखलाई, गढ़वाल, पैरा, है ना, इन सब का सर्विसेज हैं, जैसे ऑर्डिनेंस है, एएससी है, वहाँ के लिए अग्निवीर ठीक है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो 2 साल के लिए आया, अपना काम किया, किसी का काम फाइल बनाना है तो वो फाइल बना रहा है, किसी का काम स्टोर के अंदर वो सामान ठीक से लगाना है वो लगा रहा है, कोई गिनती कर रहा है, कोई आटा उठा रहा है, कोई चावल उठा रहा है, तो उनके लिए ठीक है। उसमें आप 4 साल करें, 2 साल करें, 3। लेकिन जिन्होंने लड़ना है, जिन्होंने आपको निर्णय ला के देना है, आपको अंजाम ला के देना है जो आप चाहते हैं, उनका आपने जो ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर है उसके साथ छेड़छाड़ कर दी है, और इससे काफ़ी परेशानियां भी आई हैं। हम तो लोगों से जुड़े हुए हैं, और ये जो जुड़ाव होता है ये आखिरी दम तक होता है, मरते तक होता है। ठीक बात। आपकी जो पलटन है, आप उनके लोगों से आज भी जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को आज भी मिलते हैं, एक दूसरे को फंक्शंस में बुलाते हैं, ये परिवार है ये। तो अग्निवीर तो जुड़ ही नहीं पाएगा 4 साल में। ठीक बात बोला। वो भी अपना टाइम निकाल रहा है, वो भी घड़ी देख रहा है कि कब होंगे 4 साल, तो मैं जाऊंगा पैसे लेके, जो भी थोड़े बहुत मिलेंगे, है ना। वो भी रिस्क नहीं उठाता, कहते भाई मैं तो सिर्फ 4 साल के लिए हूं, मैं ये नहीं काम कर रहा हूं। ऐसा होता है भैया, ये मैं नहीं कर रहा, मेरा टाइम हो गया, मैं सोने जा रहा हूं। तो डिसिप्लिन में भी फर्क पड़ा है, आपकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी में फर्क पड़ा है।
अगर आप यूनिटों में बात करें, बहुत दुखी हैं लोग। तो अभी अभी इनके अलावा भी भर्ती तो होती होगी भाई। अग्निवीर एक योजना है, नहीं तो अग्निवीर योजना अब सारी अग्निवीर है, कोई और भर्ती नहीं है। अब उसके अंदर से सिलेक्ट होंगे 25%। अच्छा, 25% सेलेक्ट तो होंगे आगे के लिए। जब वो 25% सिलेक्ट हो जाएंगे तो वो एक दूसरी लीग में आ जाएंगे। ओके। जब तक नहीं होंगे तब तक तो वो एक ऐसा बोझ है। मैं ये शायद कोई बात नहीं करता, मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब तक आप बात नहीं करेंगे तो बात सुनी नहीं जाएगी, उसका समाधान नहीं निकलेगा। वो ऑपरेशनल एरिया में एक बोझ है, उसको डर के मारे कमांडिंग ऑफिसर ना पेट्रोल पे भेज रहा है, ना वो ड्यूटी दे रहा है, क्योंकि बहुत सारे समस्याएं हैं। उनको ऐसे बचा के रखा जा रहा है कि यार बस किसी तरह इसके 4 साल निकल जाए, इसमें से 25% हम सिलेक्ट कर ले, तो वो पूरा माहौल ही। सही बात है। और 4 साल में ना वो जज्बा भी एक्चुअल में नहीं आएगा, मतलब होता है ना जो थोड़ा सा। अरे जो 4 साल वाला है वो भर्ती ही 4 साल के लिए। हाँ, उसके दिमाग में उससे ये सवाल पूछा जाएगा कि तू अग्निवीर बनने जा रहा है तो पैसे के लिए जा रहा है या देश के लिए जा रहा है? ये सवाल उसके लिए बनता है, और वो बोलेगा कि मैं 4 साल करने जा रहा हूं, मेरे को ये 20-25 लाख रुपए देंगे, उसके बाद मैं कुछ पैसे ये खेत से और खलियान से डालूंगा, मैं विदेश में जाऊंगा, या मैं यहाँ पे दुकान खोलूंगा, या मैं मैकेनिकी सीख लूंगा तो मैं यहाँ पे अपना एक वर्कशॉप खोल लूंगा, या इतने पैसे लेके आऊंगा तो मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। तो वो 4 साल वो पैसे लेने जा रहा है। सही बात। उनमें से कुछ ऐसे होंगे जो शायद उस जज्बे से जाएंगे भी, लेकिन वो इतनी सख्ताई देखेंगे, बोलेंगे छोड़ यार, काय को पंगा लेने का है। तो ये एक यूनिटों के अंदर लड़ने वाले की ये एक समस्या। बट एयरफोर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आए हैं, टेक्नीशियन आए हैं, आप ये काम कर रहे हैं, आप रेडियो टेक्नीशियन हैं, आप फलाने टेक्नीशियन हैं, ढिमाके टेक्नीशियन, तो आप अपनी स्किल लेके आए हैं। नहीं लेके आए हैं तो आपको स्किल दे दी गई है, आप वो स्किल सीख रहे हैं। 4 साल 5 साल बाद जो भी है, आप चाहें तो यहाँ कर सकते हैं, या आप यहाँ से निकल के आप कुछ और नौकरी ढूंढ लेंगे। अब क्योंकि वो एविएशन की मैकेनिकी सीख के आए हैं, तो हिंदुस्तान के अंदर इतने स्टार्टअप आ रहे हैं, इतना सब प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, आपको नौकरी आसानी से मिल जाएगी, आप वहाँ चले जाएंगे। यही चीज़ नेवी का है, सब इक्विपमेंट बेस हैवी है, तो वो आप चले जाएंगे, तो कोई इशू नहीं है। बट फौज में इशू है, आर्मी में है इशू। फौज में इशू है क्योंकि ये इंसानों के ऊपर लड़ने और बनने वाली चीज़ है और बिगड़ने वाली चीज़ है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो मैं पर्सनली इस स्कीम के बिल्कुल भी फेवर में नहीं। तो सर, इसको बनाने के लिए तो आर्मी के ही तो लोग लगे होंगे, सरकार ने अपनी मर्जी से तो अग्निवीर योजना नहीं बनाई होगी। भारत, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये भारत एक डेमोक्रेसी है, ये पाकिस्तान और चाइना नहीं है। यहाँ पे जो सिविलियन सरकार बोलती है, जो बाबू बोलता है, आपसे राय ले ली जाएगी, जरूरी नहीं कि आपकी राय मानी जाए। और मेरी जानकारी के मुताबिक लोगों ने राय इसके लिए विपरीत दी थी। अच्छा। और बहुत लड़ झगड़ के जो भी अग्निवीर को भी पैसे मिल रहे हैं, उसके लिए बहुत लड़ाई झगड़ा करना पड़ा। नहीं तो पहले ये था कि जो बाहर जो गार्ड को तनख्वाह मिलती है 10,000 12,000, उतनी दे के काम चला लिया जाए। और बहुत ही दुख हुआ जब ये चीज़ें हमने सुनी, और कि इस तरीके से कार्रवाई हुई। और तो सेना के जनरलों ने काफ़ी बात करी कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, जो मेरे को सुनने, मैं तो देखा तो है नहीं मैंने। ठीक बात है। तो ये एक अच्छा डिसीजन नहीं है। तो अभी जैसे आर्मी में लोग रिटायर होते हैं, अग्निवीर तो चलिए छोड़ दीजिए, जो अभी रिटायर होते हैं जो लोग, वो रिटायर अब या पहले भी हुए हैं, जो मैंने देखा है सर कि 80% यदि वो जॉब करते हैं, या तो नहीं कर रहे हैं, घर में बैठे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यदि जो जॉब करते हैं तो ज़्यादातर मैं उनको देखता हूँ या तो सिक्योरिटी गार्ड बन जाते हैं, या बहुत थोड़ा सा अपर लेवल के जेसीयू हैं तो वो सुपरवाइज़र बन जाते हैं। लेकिन सब कोई सिक्योरिटी में ही क्यों रहता है? क्या उनके लिए कोई और काम नहीं है क्या? सिक्योरिटी गार्ड सबको दिखता है, इसीलिए आपकी ये धारणा है। मे बी आपके पास में फौज के अंदर व्हीकल मैकेनिक है, आर्मोरर है, कारपेंटर है, ब्लैक स्मिथ है, आपके अंदर ड्राइवर है, स्टोर कीपर है, लेकिन वो दिखते नहीं है। वो कहाँ दिखेंगे? नहीं, फैक्ट्री में भी मैंने देखा, कई फैक्ट्री में देखा हूँ, तो या तो आर्मी वाले जो लोग हैं वो सब गार्ड पे ही हैं। लेकिन ऐसी बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं जहां पर ये काम कर रहे हैं।
हाँ मे भी ये हो सकता होगा, है ना। और जब आदमी काम करने जाता है तो वो ये भी है, अगर मैं यहाँ पे एयरक्राफ्ट का काम जानता हूँ और मैं रहता हूँ गाजियाबाद में, अब मैंने 20 साल धक्के खाए हैं फौज में, अब मेरे को काम मिल रहा है चेन्नई में, वहाँ पे एयरक्राफ्ट की फैक्ट्री है, या बेंगलोर में मिल रहा है, मैं कहा पूरी ज़िंदगी तो मैं घर परिवार से दूर रहा हूँ, वहाँ पे कितने पैसे मिलेंगे जी, वहाँ पे जी हमें 50,000 रुपये मिल जाएंगे, और वहाँ रहेंगे, वहाँ पे रहने का खर्चा ये वो, फिर वही बात वहाँ से आना जाना, अबे छोड़ यार यहीं रहते हैं, ठीक है कोई गार्ड वार्ड की नौकरी कर लेते हैं, 10-15,000 रुपये यहीं मिल जाएंगे, साथ में ये कर लेंगे, तो वो बाय चॉइस भी है। ओके, ये सही बात बोले आप। लेकिन टेक्निकल एक्सपर्टीज बहुत ज़्यादा है, और ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर इनकी सेवाएं ली जा रही हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े नाम हैं, टाटाज है, गोदरेज है, L&T है, भारत फोर्ज है, आप वहाँ जाके देखिए वहाँ पे कितने सारे फौजी काम कर रहे हैं। तो जो टेक्निकल स्किल है उसका काफ़ी इस्तेमाल हो रहा है। और अब जो भारत सरकार की जो योजनाएं आई हैं आत्मनिर्भर भारत को लेकर, स्टार्टअप्स को लेकर, बहुत सारे एक्स सर्विसमैन इनमें भी इन्वॉल्व हो गए क्योंकि तजुर्बा बहुत ज़्यादा है। तो मेरे ख्याल से वो बहुत अच्छा काम हो रहा है इस लिहाज से। और आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है कि भाई वो सिक्योरिटी गार्ड दिखता है, क्योंकि वो दिखता है आपको, एक अलग से दिख रहा है वो। नहीं, मुझे इसलिए मैं पूछा क्योंकि ना मैं पर्सनली बताऊं, मुझे कई बार दुख होता है देख के। ऐसा नहीं है, मैं दुख भी नहीं कहूँगा कि दुख होता है, कुछ मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो सिर्फ वहीं क्यों दिखते हैं। लेकिन आपने आज क्लियर किया कुछ पॉइंट जो मेरे दिमाग में मुझे नहीं पता था, मैं क्लियर बोलूँ वो ठीक है। वहाँ आर्मी के क्लर्क होते हैं, वो मेरे खुद के जान पहचान के इतने क्लर्क्स हैं जो कि कंपनियों में अकाउंट्स देख रहा है, कोई कुछ कर रहा है ना। मेरे खुद की यूनिट का कारपेंटर, आज ही ईद मनाई है उसने, आज ही मैसेज हुआ ईद मुबारक चली, है ना। वो बहुत आला दर्जे का कारपेंटर है, वो अपना कारपेंटरी का काम कर रहा है, वो गार्ड तो नहीं है। मेरे कितने सारे जवान हैं जो कि ड्राइवरी जानते हैं, कोई ट्रक चला रहा है, कोई बस चला रहा है अपनी, कोई अपनी ट्रांसपोर्ट एजेंसी चला रहा है, एक मेरा जेसीओ है वो वर्कशॉप चला रहा है। ऐसे है जो लोग कर रहे होंगे, इस टाइप से है, ऐसे बहुत सारे हैं। और सिक्योरिटी गार्ड का काम भी कर रहे हैं, और इज्जत से कमाया हुआ पैसा तो कोई बुराई नहीं है। एकदम सही बात है। और मुझे लगता है ना कि कंपनियों को ना सर उन पे फेथ है। और जो एक्स सर्विसमैन गार्ड है, अगर एक आप नॉर्मल गार्ड ले रहे हैं उसको आप से 10-15 हज़ार रुपये दे रहे हैं, तो सर्विसमैन गार्ड है उसको 25,000 रुपये दे रहे हैं भाई। तो अगला कहता है यार मेरे गांव से ये नज़दीक है, 25,000 रुपये यहाँ कमा लेता हूँ मैं, कहीं तोप तो मैंने चला ली है, मैंने तोप चला ली है, अब मैं घर परिवार देखूं, मैं अपने एनवायरनमेंट में रहूं। नहीं, ये सही बात है। और मुझे लगता है जितनी कंपनियां हैं ना, जो प्राइवेट कंपनियां हैं, वाकई बैंक्स में सारे जितने भी गार्ड हैं वो सब एक्स सर्विस हैं। उन पे लोगों को ना फेथ है, डिसिप्लिन है। ये उनको लगता है कि यार ये जो है ना जो होगा वो एकदम ईमानदारी से करेगा अपना जितना भी समय है। अच्छा सर, एक चीज़ और मेरा पर्सनल, मैं एनसीसी में रहा हुआ हूँ। मैं एनसीसी में शायद इंडिया में बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने बेसिक लीडरशिप कैंप किया हो और रिपब्लिक डे कैंप, दोनों अल्टरनेट ईयर में मैंने इसको किया है। लेकिन जब प्राइवेट जॉब में मैं जाता हूँ या गया तो उसका कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं था। मैं एनसीसी सर्टिफिकेट भी था, गवर्नमेंट के लिए था, गवर्नमेंट ने कुछ रखा था कहीं परसेंटेज आपको मिलेगा। लेकिन जब प्राइवेट जॉब में जाते हैं तो वहाँ कोई इसकी वैल्यू नहीं है, कोई देखता भी नहीं है कि आपने क्या किया हुआ, वो सिर्फ क्वालिफिकेशन ही देख रहे हैं। देखिए, ये देश की संस्कृति और संस्कार है। इसको आप कंपेयर कीजिए यूरोपियन कल्चर से, अमेरिकन कल्चर से, जहाँ पर सब ने तकरीबन वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 में हिस्सा लिया, बाप दादाओं ने लिया। अमेरिका का शायद ही कोई घर ऐसा हो जिसने वियतनाम वॉर, कोरिया वॉर या डेजर्ट स्टॉर्म या अफ़गानिस्तान में वॉर अगेंस्ट टेरर के उसमें हिस्सा ना लिया हो। वहाँ की संस्कृति ऐसी है, तो उस चीज़ को तरजीह दी जाती है, अहमियत दी जाती है, और वो उनके सिस्टम का एक हिस्सा है। आपके यहाँ पर 65 का युद्ध हुआ, 62 का युद्ध हुआ, 48 का युद्ध हुआ, 71 का युद्ध हुआ, 99 का युद्ध हुआ। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? टीवी में देखा, अखबार में पढ़ा, बातें करी, शौर्य गाथाएं सुनी, भारत माता की जय के नारे लगाए आपने और आप खुश हो गए।
आपको पता ही नहीं कि क्या हुआ। सही और बात बोला। कितने अब ये देश 140 करोड़ का है, इसमें 13 लाख फौज है, तो क्या परसेंटेज आई? लोगों को पता ही नहीं है कि भाई ये है क्या। लड़ाई तो वहां हो रही है, हमारे घर से तो है ही नहीं कोई, जिसके घर से है वो जाने। तो कितने घरों से होते हैं, गिने चुने कोई, है ना। कईयों को तो ऐसा भी सौभाग्य नहीं पता प्राप्त होता कि कोई सैन्य परिवार से कभी मुलाकात भी हुई हो, बात सही है ना। तो इसीलिए उस चीज की वैल्यू नहीं है। अगर आपके यहाँ पे लड़ाई हुई होती कि मेरठ और गाजियाबाद और फिर लिबरेशन ऑफ अंबाला और जोधपुर और जयपुर चला होता, जैसे रशिया के अंदर वो स्टेलिनग्राड और मॉस्को की लड़ाई हुई और उधर पूरा फ्रांस पे जर्मनी ने कब्जा कर लिया और भूत बना दिया, और जब सबको लड़ना पड़ा, बच्चों को, बूढ़ों को और बेटियों को, तब आप में उस चीज का उसकी कद्र आती है। तो अभी आपको पता ही नहीं है कि क्या हुआ है, तो फिर अब उनको लगता है यार ये तो मौज करके आए हैं और एनसीसी सर्टिफिकेट ठीक है, अपने शौक पे गए थे, कोई जबरदस्ती थोड़ी करी थी किसी से। तो वो कल्चर का वो फर्क है। तो ये हमारा यही अगर आप किसी भजन मंडली में होते तो अभी क्या मस्त आप भजन गा रहे होते, आपके बहुत सारे फॉलोअर होते और आपको बाबा की उपाधि मिली होती और आप छा गए होते, आपके लोग पैर छू रहे होते। तो एनसीसी सर्टिफिकेट, चाहे आप बेसिक लीडरशिप कोर्स हो या रिपब्लिक डे परेड पे हिस्सा लेने की बात कर रहे हैं, इसी से ही अगर आपने भजन गाए होते और आपने वो एक्वायर करी होती स्किल, तो आप अभी करोड़पति भी होते और छाए भी होते, शायद कई नेता भी बन जाते। ठीक बात बोले सर। तो ये आपकी कल्चर का प्रतिबिंब है जो आप बता रहे हैं। मुझे लगता है चेंज होना चाहिए। लोगों को प्राइवेट जो लोग हैं, जो भी एनसीसी में हैं, आर्मी में लोग हैं, उनको वैल्यू तो देनी चाहिए। सिर्फ क्वालिफिकेशन मत देखिए। हो सकता, कई बार मैंने एक चीज़ देखी, क्वालिफिकेशन भी होती है उसकी, लेकिन फिर भी उसको देखते नहीं है, उसको समझ ही नहीं है, समझ ही नहीं है। यू आर राइट। समझ तो तब आएगी ना जब वो चीज लोगों ने देखी हो कि यार इसकी वैल्यू ये है। बात आई नहीं है कुछ, तो क्या देखेंगे वो। एक और पॉइंट सर, वो भी मेरे दिमाग में बहुत दिन से चल रहा है, मेरा एक सजेशन है, या इस पे कुछ आप राय दे सकें। आर्मी में जो फ्रंट पे होते हैं, जैसे बॉर्डर पे जो लोग होते हैं, ज़्यादातर आप देखेंगे या तो युद्ध होता है तो वो लोग मरते हैं, या जो जैसे कश्मीर में लोग मर रहे हैं, कोई बम फोड़ दिया तो वो आर्मी वाले की डेथ होती है। बहुत से लोग की डेथ ऐसी होती है जिनके बच्चे हैं, छोटे छोटे, शादी हो गई है, बच्चे हैं, कोई 10 साल का है, कोई 5 साल का है। क्या सरकार ऐसा नहीं कर सकती है कि वहाँ बॉर्डर पे अनमैरिड फोर्स को ही रखे, मैरिड को मत रखे? ये मैं जस्ट मैं ऐसा, हाँ, फिर वो बोलेगा कि कोई अनाथ बच्चों की ही फौज बना दें, क्योंकि फिर माँ बाप को भी तो दुख होगा। देखिए क्या, एक स्टेप तो जैसे अभी जो डेथ होती है तो माँ बाप की भी दुख हो रहा है, पत्नी को भी दुख हो रहा है, बच्चे को भी दुख हो रहा है। लेकिन यदि हमारे पास ऐसी फोर्स तैयार है और वो 25-30 साल की एज के लोग हों। देखिए ऐसा है, ये खेल जज्बे का है। आपको घर से पकड़ के कोई नहीं लेके आ रहा। जब आप घर से चल के आ रहे हैं फौज में भर्ती होने के लिए, तो माँ बाप को भी पता है कि आप पहले दिन भी शहीद हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। एकदम सही बात है। अपाहिज भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो ये रिस्क है। ये ही एक ऐसी नौकरी है जिसके अंदर आपको अपने जीवन की भी आहुति देनी पड़ सकती है। सरकारी नौकरी है ये। तो ये तो माँ बाप को ही मालूम है। अगर आप कमजोर दिल के हैं तो अपने बच्चों को इस जोखिम भरे प्रोफेशन में ना भेजें। सेम थिंग उस बीवी के लिए भी एप्लीकेबल है, और उनको भी, नारियों को भी मेरा सैल्यूट है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो साइकोलॉजिकल प्रेशर और टेंशन है वो एक पत्नी को होता है। बच्चों को तो शायद मालूम ही नहीं होता कि क्या हो रहा है। पत्नी को होता है और माँ को होता है। बाप को भी शायद इतना ना होता हो। मजबूत होते हैं थोड़ा सा, फिर भी मजबूत कह लें या जो भी कह लें आप, लेकिन ये नारी को इस तरीके से भगवान ने बनाया है। जो लड़ रहा है उसको तो शायद पता ही नहीं, क्योंकि मैंने तो खूब लड़ाई लड़ी है, तो मैंने तो कभी ख्याल भी नहीं आया कि कहाँ की बीवी और कौन से बच्चे और किसकी माँ और किसका ये कभी ध्यान में नहीं आया, और कभी उस तरफ ध्यान जाता ही नहीं था। बट हमारे घर में तो ऐसा नहीं था ना।
वो तो हर पल कितना टेंशन रहता होगा, है ना। आप सोच के देखिए मैं वही बोल रहा हूँ, कितना टेंशन रहता होगा। अगर आज मेरा बालक सेना में जाए तो मेरे को तो नींद ना आए, अगर ऐसी सिचुएशन बन जाए तो मैं तो सो ना सकूं, खाना ना खा सकूं, मेरे को तो बहुत ही टेंशन रहेगी, जबकि मैं खुद सेना से रहा हूं। लेकिन जब मैं था वहां पर तो मेरे को तो कोई टेंशन नहीं थी, लेकिन परिवार को होती है। लेकिन इसीलिए कहते हैं कि एक सेना के पीछे, एक सैनिक के पीछे उसका परिवार, उसका समाज और उसका देश पीछे खड़ा होता है, और वहीं से ही जज्बा पैदा होता है, वहीं से ही नमक नाम और निशान की सेवा के लिए आप तत्पर रहते हैं। और ये सारी चीज़ जुड़ी हुई है, इनको आप कंपार्टमेंट्स में नहीं तोड़ सकते, ऐसा और वैसा नहीं हो सकता इसके अंदर, ये सब एक साथ। इसीलिए हर एक प्रत्येक सिविलियन का भी उतना ही योगदान रहता है, क्योंकि जो आगे बॉर्डर पे लड़ रहा है उसका मनोबल, उसका उत्साह इन्हीं चीज़ों से बनता है कि मेरा देशवासी मेरे पीछे खड़ा है कि नहीं। अनफॉर्चुनेटली हमने अपनी राजनीति में देखा कि सेना लड़ रही है और आप मूर्खों वाले सवाल पूछ रहे हैं कि क्या असल में ऐसा हुआ था। आप इतना देशद्रोही सवाल कैसे पूछ सकते हैं। सेना ने क्या शानदार काम किया, चाहे वो उड़ी के बाद हो, पुलवामा के बाद हो, पहलगाम के बाद हो, और आप सवाल पूछ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको किसी प्रकार के वोट चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए, आपको डूब मरना चाहिए। आप कितना अनहित कर रहे हैं, आप कितना देशद्रोह का काम कर रहे हैं। अरे मैं कहता हूं कि जो सेना ने हाल में किया है, ये तो आप सपनों में नहीं सोच सकते थे। इस मामले में मैं सरकार की बहुत प्रशंसा करता हूं और मैं फैन हूं, लीडरशिप का बहुत बड़ा फैन हूं कि कितना सख्त निर्णय लेने में सरकार सक्षम रही, खासतौर से हमारे प्रधानमंत्री। अमेजिंग। और ये भी मेरे से कोई सवाल पूछता है कि कौन सी चीज ज्यादा मुश्किल है, कि लड़ना मुश्किल है, निर्णय लेना मुश्किल है। लड़ना मुश्किल है, लेकिन निर्णय लेना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपके ऊपर पूरी जिम्मेदारी है। आपके फौजी जब पार गए हैं, उनमें जब आपको अभिनंदन का केस मालूम है, जब वो पकड़ा गया था पूरे देश का मुराल डाउन हो गया था और भारत बैकफुट पर आ गया था, मजबूरी दिखने लग गई थी। तो कितना बड़ा एक बोझ और भार होता है, और दुश्मन जो है इसी का फायदा उठा रहा था। लेकिन अब उसके जूता पड़ा है, और एक बार नहीं 3 बार पड़ा है। छोटे छोटे तो पता नहीं कितने पड़े हैं, और आगे और पड़ेगा और बड़ा पड़ेगा। तो यहां पर इसी सरकार की जो हम बात कर रहे हैं, इसकी तो तारीफ करनी पड़ेगी आप। तो ये जैसे जो डिसीजन मान के चलिए, प्रधानमंत्री ने जो डिसीजन लिया, ये आपको लगता है कि इन्होंने ठान लिया था कि नहीं इस बार ऐसा मैं कर दूंगा कि कभी वो दोबारा उठ के नहीं बोलेगा, ऐसा सोचा होगा? प्रधानमंत्री ने जो डिसीजन लिया, इससे ये पता लगता है कि उनको सेना के जज्बे की, सेना के तौर तरीकों के बारे में जानकारी थी। और जो मेरे को जो समझ में आता है कि उनको जानकारी कैसे मिली। गुजरात के अंदर एक बहुत बड़ा भूकंप आया था, अहमदाबाद और कच्छ में 26 जनवरी को हुआ था वो। और जो सेना ने योजनाबद्ध तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, उसका इम्पैक्ट लीडरशिप के ऊपर पड़ा। और ये शायद उन्होंने बोला भी है कहीं पर, क्योंकि सेना ने जिस तरीके से काम किया, उनको समझ में आ गया कि किस डिटेलिंग में ये जाते हैं, कितने डिसिप्लिन और कितने जज्बे से वो काम करते हैं। गुलमर्ग में कहां पे वो रोपवे, कर्नल एसएस नेगी वहां पर रस्सी पे क्रॉल करते हुए, रोप पे क्रॉल करते हुए जाके उन्होंने बचाया, कर्नल साहब ने। तो ये उनके जज्बे को बताता ना, उनको कोई मजबूर थोड़ी कर रहा है कि तुम ऊपर जाओ और ऊपर से गिर गए तो फिर क्या होगा। इतने 100 फीट के ऊपर जाके कर रहा है ना वो आदमी। तो ये चीज लीडरशिप ने देख लिया। लीडरशिप को गुजरात के जब चीफ मिनिस्टर थे समझ में आ गया, और उन्होंने जब वो सरकार में आए, जब वो नेशनल लेवल पर, तो उन्होंने इंटरेक्ट किया और उनको समझ में आ गया कि ये कर सकते हैं। अगर ये कह रहा है कि मैं कर सकता हूं तो यानी कि ये कर सकता है, नहीं तो ये कह देगा कि मैं नहीं कर सकता। मानिक शाह ने इंदिरा गांधी को कह दिया था कि युद्ध जो है जून जुलाई में नहीं लड़ा जाएगा, क्योंकि उसके बाद में मानसून आ जाएगा
और वहाँ पे फ्लडिंग हो जाएगी तो हमारी सेनाएं जो है फंस जाएंगी। हम लड़ाई दिसंबर में करेंगे, जबकि इंदिरा गांधी चाहती थी कि मई जून में कर ले लड़ाई। इतनी गर्मी में आप लड़ाई करेंगे तो एकदम से तो ख़त्म होगी नहीं, आगे भी बढ़ सकता है, बारिशें हो जाएंगी तो ये वगैरह। तो जहाँ पे नहीं कर सकते हैं वो मना कर देंगे। चमचागिरी और चापलूसी वाला तो खेल है नहीं। अच्छा, जो ये इन्होंने एक प्लान जैसे मान के चला हमने कि उन्होंने एयर स्ट्राइक किया, क्या इनका प्लान बी और सी रेडी होता है साथ में? बिल्कुल होता है। क्या होता होगा, मतलब कुछ आप बताएं, भाई क्या हो सकता है? आप हमला करने जा रहे हैं, आपका जहाज क्षतिग्रस्त हो गया, अभिनंदन का केस लेकर क्षतिग्रस्त हो गया, पकड़ा गया वो, तो प्लान बी क्या था? अगर हमारे पायलट को कुछ हुआ तो हम ए बी सी डी कर देंगे, और आपके कान में उन्होंने बोल दिया या तो इसको छोड़ दे या फिर तैयार हो जाए। तो उन्होंने बोला यार ये तो ऐसी फालतू के पंगे हैं यार, मजे। अमेरिका के राष्ट्रपति ने वहां सुने तो वहां भी उनको दिया कि भैया छोड़ दो, नहीं तो कुछ हाँ, इनको छोड़ दो भैया, ये सिर फिरे लोग हैं, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। यही है प्लान बी। तो अभिनंदन का केस, चलो ये तो नेशनल लेवल पर था, प्लान सी प्लान डी, बट प्लान बी क्या हुआ? प्लान बी सीधा सा है कि जैसे ही एयरक्राफ्ट को मिसाइल लगी है, एयरक्राफ्ट गिरा है, प्लान ये है कि उसको रेस्क्यू करना। क्या हम अपना हेलीकॉप्टर भेज के उसको निकाल सकते हैं? अगर हेलीकॉप्टर नहीं भेज सकते, क्या हम स्पेशल फोर्सेस यानी कि पैरा कमांडोज को भेजकर और उसको रेस्क्यू कर सकते हैं? क्या उसको जो पकड़ने लोग आ रहे हैं, क्या उनके ऊपर हम फायरिंग करके और उनको रोक सकते हैं? उसी टाइम में इवैल्यूएट किया गया होगा, और ये और भी कुछ चीजें होंगी जो कि इवैल्यूएट करी गई होंगी, तो वो लगा होगा कि हाँ भाई ये नामुमकिन है। तो क्योंकि वो हमारे इन सारी चीज़ों से परे, हेलीकॉप्टर नहीं भेज सकते क्योंकि दूर है, पैरा कमांडो दिन के टाइम में नहीं भेज सकते, और जब तक हम भेजेंगे करेंगे तब तक देर हो जाएगी, और तब तक वो पकड़े ही जा चुके थे। ऑल दोज फैक्टर्स। फिर उसके बाद में प्लान सी या डी जो कह लें, वो जब चला तो अभिनंदन को छोड़ना पड़ा उनको, है कि नहीं? हाँ, ठीक बात। तो प्लानिंग हर चीज के लिए होती है कि अगर ऐसे होगा तो क्या होगा, अगर वैसे होगा तो क्या होगा, और फिर हमें क्या करना है। तो इस तरीके की प्लानिंग रहती है। आप जब आर्मी में थे तो कारगिल युद्ध आपके समय ही हुआ था, तो उस वक्त आप कहाँ पे थे? मैं उस समय, हमारी जो फौज थी वो जिसमें यूनिट में था, वो कारगिल युद्ध के रियर एरिया में थे। ओके। कारगिल युद्ध का जो युद्ध क्षेत्र है उसका एक फ्रंट लाइन है जो बिल्कुल आगे हमला कर रहे हैं, और एक रियर एरिया है जो इंश्योर कर रहे हैं कि पीछे से हमला ना हो जाए, आतंकवादी घटनाएं ना हो जाएं, डिसरप्शन ना हो जाए। तो मेरी जो पलटन थी वो गांदरबल से लेकर और सोनाभर तक तैनात थी, और वो जो पूरी जो रोड है उसकी सुरक्षा में हम लगे हुए थे। और जो कारगिल के ठीक पीछे वाली पहाड़ियाँ थीं, उनकी उसके अंदर घुसपैठिए आके और पीछे से कोई हमला ना कर दे, उससे भी सुरक्षा प्रदान करना हमारी जिम्मेदारी थी। तो हम इसी काम में लगे हुए थे। बहुत बहुत आपने इतना बढ़िया आप लोगों ने काम किया सर, वाकई एक गर्व की बात है। उस समय मेरे ख्याल से मैं तो पहला युद्ध देखा हूँगा उसके पहले वाले तो हम पैदा ही नहीं हुए थे जी। वो वाला युद्ध हमने देखा, उससे पहले तो हम भी नहीं पैदा हुए थे। अच्छा सर, अभी बंगाल में सरकार बनी है बीजेपी की। अब बीजेपी की सरकार बनने से आपको लगता है कि बॉर्डर सुरक्षित हो जाएगा? बिल्कुल लगता है। देखिए, इस सरकार की एक बात तो माननी पड़ेगी कि ज़्यादातर जो इन्होंने निर्णय लिए हैं, अब मैं ज़्यादातर बोलूँगा कि इस सरकार के अग्निवीर से मैं सहमत नहीं हूँ, तो अग्निवीर को आप छोड़ दें, बाकी जितने भी निर्णय लिए हैं बहुत ही शानदार लिए हैं, काबिले तारीफ हैं, और मेरे ख्याल से देश को बिल्कुल एक अलग लीग में लाके खड़ा कर दिया है। चाहे वो हथियारों के निर्माण की बात हो, चाहे रिसर्च और डेवलपमेंट की बात हो, चाहे बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने की बात हो, बॉर्डर्स में रोड बनाने की बात हो, बंकर्स बनाने की बात हो, लॉजिस्टिक्स की बात हो, ये सारी चीज़ें इस सरकार ने बहुत ही अच्छी करी हैं। और बंगाल के अंदर क्योंकि
वहाँ पर पूरी कटीली तार लगाने से इनकार कर दिया था या ज़मीन नहीं दी थी उस समय की राज्य सरकार ने, तो एक बहुत बड़ा एक गैप था। तो वो अब पूरा हो गया है। वो सरकार नहीं बनते ही वो जमीन भी हाँ वो भी मिल गई, वो मिल गई है। वहाँ पे वो कटीली तार लग जाएगी। तो एक ये बहुत बड़ा काम है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर भी बातें चल रही हैं कि वो उसको डायरेक्टली अंडर यूनियन मैनेजमेंट दे दिया जाए, स्पेशल कोई दर्जा देकर। तो आई एम श्योर एक वो भी काम हो जाएगा। फिर एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से जो काम चल रहा है वो सर वाला काम चल रहा है। इलेक्टोरल रोल्स को दोबारा से रिविजिट किया जा रहा है, क्योंकि उससे आपको ये पता लगेगा कि असली वोटर कौन है, घुसपैठिया कौन है, और जो घुसपैठिया है फिर उसके आगे कार्रवाई होगी। तो ये चीज़ें जो है ये बहुत बेहतरीन है। अभी मुझे कहीं मैं बात कर रहा था तो एक मोमडन थे, उनसे बात हो रही थी, तो बोले कि तो बंगाल के ही हैं, बोले कि हम तो खुश हैं कि बीजेपी की सरकार आई है। तो हमको आश्चर्य हुआ कि भाई ऐसा क्यों? बोले वाकई हम मिठाई बांटेंगे। हमने कहा ऐसा क्या हो गया कि बीजेपी की, आप क्यों खुश हो रहे हैं? खुश मतलब खुश होना चाहिए आपको, लेकिन वजह समझ में नहीं आया, क्योंकि ज़्यादातर मोमडन नहीं पसंद करते हैं, ऐसा परसेप्शन है। तो उसने कहा, बहुत अच्छी बात बोली अब जो है ना मुझे कोई बांग्लादेशी नहीं कहेगा। देखिए कितने गर्व की बात है। नहीं तो पहले तो सारे जो भी है भाई जो था वो बांग्लादेशी था, अब जो है वो ये कहेगा कि आप बांग्लादेशी तो बाहर चले जाएंगे, ये तो क्लियर है। अब जो है वो हिंदुस्तानी है। तो मुझे बात अच्छी लगी। इस सरकार के आते कितनी बड़ी बात हुई। आज मैं ट्विटर पे देख रहा था, एक जो मेन कैलकाटा की रोड है वहाँ पे वो पूरी नमाज के लिए वो पूरी ऑक्यूपाई हो जाती थी, और उससे ऑब्वियसली लोगों को तकलीफ होती है। इस बार नहीं हुई, लेकिन सरकार ने ऑल्टरनेट अरेंजमेंट दिया, बड़ा मैदान फराहम किया, और बहुत इज्जत से नमाज हुई। तो आपने सिविल के अंदर कोई डिसरप्शन भी नहीं होने दिया, ट्रैफिक आराम से सुचारू रूप से चलता रहा, लोगों के कामकाज सब तरीके से चलते रहे, और आपका जो रिलीजियस जो आपका जो कायदा कहता है, आपने वो कायदा भी बड़े तरीके से कर लिया, अपना निभाया। और ऐसे ही होना चाहिए। व्यवस्था इसी को बोलते हैं। व्यवस्था इसी चीज का नाम है। आप विदेशों में चले जाइए, मिडिल ईस्ट में चले जाइए, सऊदी अरेबिया में चले जाइए, यूएई में चले जाइए, आप रोड पे नमाज पढ़ के दिखा दीजिए। आप कोशिश तो करके दिखाइए। जहां पे नमाज अदा होनी चाहिए वहीं पर ही होगी, या तो घर में करिए या आप इधर मस्जिद में आइए। रोड पे नहीं होती है। ये रोड पे ड्रामा इंडिया में ही होता था, पॉलिटिकल रीजन से होता था, पॉलिटिक्स बाजी के चलते होता था, और ये सरकार ने उसको खत्म किया और ऑल्टरनेट दिया। ऐसा नहीं कि आप कि खत्म कर दिया, छोड़ ऐसा नहीं, अपनी मर्जी से करो। अगर घुसपैठिया है तो उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए, उसको अपने देश भेजना चाहिए, क्योंकि वो हमारे देश में अगर घुसपैठिया बन के आया है तो किसी का रोजगार ले रहा है। बांग्लादेश से इधर आ गया, हमारा कारीगर जो है पेंटर है, मान लो वो दिन के 800 रुपए की दिहाड़ी लेता है, वो बाहर से आया है, वो तो घर बार छोड़ के आया है, वो तो झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है, या प्लेटफॉर्म पे सो रहा है, या पुल के नीचे सो रहा है। न बिजली का खर्चा है, न पानी का खर्चा है। पानी सरकारी नल से, जल और नल की योजना से पानी ले रहा है, और स्ट्रीट लाइट में रह रहा है। वही 800 का काम वो 300 में करने को तैयार है। तो आपने तो एक जो घर पाल रहा है उसका तो रोजगार छीन लिया ना। मैं तो सस्ते में कराऊंगा। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो आप देखिए कि कितना नुकसान हम लोगों का हो रहा है जो इस देश के वासी है। तो आप घुसपैठियों को भगाएं, चाहे कैसे भी भगाएं, चाहे उसको पॉलिटिकल कलर दे दें, चाहे उसको राष्ट्रवाद का कलर दे दें, लेकिन आप उन्हें भगाएं। जो देश का है, जो देश का सपूत है, वो यहाँ रहे और अपना काम करें, किसी भी मजहब का हो। ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। एकदम ठीक बात बोले। किसी मजहब से कोई मतलब नहीं है, हिंदुस्तानी होना चाहिए, बस हिंदुस्तानी होना चाहिए। और अगर कोई घुसपैठिया है उसको बाहर भगाने में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और मैंने जैसे बोला ना, मोमडन या मुसलमान भी, उनको भी वो तो खुश हैं। जैसे आपने बहुत अच्छी बात बताई जो मेरे दिमाग में नहीं आई थी, कि वो तो आधे पैसे में काम कर रहा है, कर भी रहा है।
हाँ, आधे पैसे में काम कर रहा है। आप देख लीजिए। हाँ, ठीक बात बोले आप। हाँ, तो ये क्योंकि उनको तो कोई लाइबिलिटी तो है नहीं, उनको सिर्फ अपने खाने दाल रोटी चलाना है बस। और वो 300 रुपए में कर रहा है। हाँ। वो ISI आई के बोले 300 क्या है, 3000 रुपए ले। तेरे को मैं ये बोलता हूँ ये काम कर दे। कहते क्या करना है जी? कहता कुछ नहीं, हम वहां से ड्रोन के हिस्से भेजेंगे, तू लेके आ, यहाँ पे ये भाईजान है, ये इसको असेंबल कर देंगे और चला दे। है कि नहीं? तो राष्ट्रीय सुरक्षा भी इससे कॉम्प्रोमाइज होती है। एक अब पॉइंट चलता हूँ सर मैं, जो अभी युद्ध चल रहा है अमेरिका और ईरान का, आपको क्या लगता है ये अभी लंबा खींचेगा या कुछ होगा, निर्णय जल्दी हो जाएगा? मेरे ख्याल से अमेरिका थक गया है, अमेरिका को ये उम्मीद नहीं थी, और अगर मेरे से पूछे तो ईरान जीत चुका है। ईरान ने अमेरिका को बता दिया है कि भाई गलत फहमी में थे आप, और उनकी गलत फहमी दूर कर दी है। अरबों खरबों रुपए का नुकसान अमेरिका को हो गया, और जिस मुद्दे से वो युद्ध में उतरा था वो मुद्दा अभी तक हासिल नहीं हुआ, और अब वार्ता करे जा रहे हैं, करते रहिए। अब तो वार्ता शुरू हो गई, तो वार्ता होती है। एक्चुअली इनको ये उम्मीद थी ना कि जो फर्स्ट डे मारा, जो उनके मेन लीडर को मार दिया, तो लड़ाई खत्म का हो जाएगा। प्रिंसिपल मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, कोई भी लड़ाई हो, हाँ, चाहे सड़क पे दो लोगों के बीच में हो, चाहे दो समुदाय के बीच में हो, चाहे दो देशों के बीच में हो, फॉर्मूला वही है। झगड़ा हो गया, दे रैपट, जिसने पहला रैपट लगा दिया वही छा गया, है ना? सही बात बोले। और फिर उसके बाद बीच बचाव करने वाले तो बहुत आ जाते हैं, हटो बातचीत, ये वो पुलिस आ जाएगी, हाँ। वो भी चार पैसे इससे खाएगी उससे खाएगी, और वो सुलह सफाई और ये वो करते कराते और निकल जाएगा नहीं। लेकिन जो काम होता है वो शुरू में होता है। तो शुरू में हो गया, सबने एक दूसरे के थप्पड़ लगा लिए, जो अमेरिका ने बम चलाने थे वो चला लिए। तो मेरे हिसाब से अमेरिका, ये वाली लड़ाई हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। जबरदस्ती से खींच रहा है, जबरदस्ती छुटमुट चलता रहेगा, जैसे अभी पीछे फिर इन्होंने कुछ कहीं, कुछ हमने सुना कि फिर मारा ईरान में, थोड़ा वो ये सब चलता रहेगा। लेकिन कोई बहुत बड़ा युद्ध नहीं होगा। अमेरिका का बहुत पैसा जाया हुआ है। वो कुछ $100 का ड्रोन लेके आता था, आप मिलियंस ऑफ डॉलर्स की आप एक मिसाइल चलाते हैं। मेरे ख्याल से 200 मिलियन या पता नहीं कितने की एक वो पेट्रियट मिसाइल है, वो कुछ $100 का वो है। कुछ $1000 का मेरे ख्याल से एक वो शाही ड्रोन आता है। तो उसने तो हजारों ड्रोन आपको करके बर्बाद कर दिए, 42 आपके जहाज उड़ा दिए, अरबों खरबों रुपए के आपके बहुत हाई स्ट्रेटेजिक एसेट्स वाले जहाज बर्बाद कर दीजिए। और आपके चक्रों में दोस्त भी पिट गए। कतर की पिटाई हो गई, सऊदी अरेबिया पिट गया, UAE की आपने ऐसी तैसी कर दी। आप वहां पे उनको बचाने के लिए बैठे थे, आप बचा ही नहीं पाए। आप ना खुद को बचा पाए, ना अपने दोस्तों को बचा पाए। और ईरान वैसा का वैसा मौजूद है और जज्बे के साथ खड़ा हुआ है, और हॉर्मुज पे बोलता है कि मैं तो टोल भी वसूलूंगा। और दोस्तों रास्ता खुल गया कमाने का, अब तो मेरा है, तू खोल के दिखा। बीच में प्रयास किया था, उन्होंने खट से एक मिसाइल ठोक दी, तो वो पीछे हट गए। तुम्हारी दुनिया की सबसे बड़ी शक्तिशाली नेवी है, और ये है, और फला है, ढिमका है, कहाँ गया? हो गया बराबर। कहता है यहाँ पे आके दिखा, और आप नहीं आ पा रहे। सही बात है, नहीं जा पा रहे, पहुंच ही नहीं पा रहे वहां तक, वहां हिम्मत नहीं है आपकी जाने की, तो क्या लड़ोगे? अब हो गई कहानी खत्म। ये बात तो सही बोले। अब ईरान ने जो है ना, एक तरफ देखे तो ईरान तो जीत गया है, अमेरिका हार चुका है। ईरान जीत गया है। हाँ। ईरान आने वाले समय में देखिएगा इस इलाके का रीजनल सुपर पावर होगा, मिडिल ईस्ट का बहुत अहम पोजीशन पे होगा, क्योंकि उसकी बैकिंग रूस और चाइना की है। उसके पास अब टेक्नोलॉजी की कोई कमी नहीं है, मदद उसको मिलेगी। तो अब अमेरिका ये तो भूल जाए कि उसका जो वर्चस्व जो पहले था वो वैसा ही रहेगा, अनलेस अनटिल अमेरिका जमीन पर उतरे और लड़ाई उस तरीके से लड़े। अगर वो लड़ता है तो फिर चेंज हो जाएगा, बट क्या उस सेक्रीफाइस के लिए आप तैयार हैं? वो मुझे नहीं लग रहा करेगा। वो क्यों करेगा? हजारों किलोमीटर दूर एक छोटा सा मुल्क है ईरान, उसके चक्कर में अपने लोग क्यों मरवाएगा? उसके लोग तो मानेंगे नहीं। जैसे अमेरिका भी पाकिस्तान को बड़ा कंधे पे हाथ रखा हुआ, सर पे हाथ रखा हुआ है हमेशा। क्या लग रहा है, इससे भारत को चिंतित होना चाहिए? कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान है और अमेरिका भी अमेरिका किसी का दोस्त नहीं होता। जब उसको जरूरत पड़ती है तो गधे को बाप बना लेता है, और जरूरत नहीं पड़ती तो उस गधे को ऐसे ही छोड़ देता है, चारा भी नहीं देता है। और ऐसा हुआ है पहले। तो अभी उसको जरूरत है, उसको लग रहा है कि ये ऐसे कुछ यूजफुल मूर्ख हैं
जिनका इस्तेमाल कर सकते हैं आप, तो लगे हुए हैं करने में। जब इनकी अहमियत ख़त्म हो जाएगी तो छोड़ देगा। पाकिस्तान एकदम लगा हुआ है उनके चापलूसी में। उसको चापलूसी क्या, वो तो बेचारा उसके बाद तो पैसे नहीं है, दाने नहीं है खाने को। तो वो तो कह रहा है कि यार ठीक है भाई, कहता है यार ये कर दे, मैं कर देता हूँ। कहता है यार इतने पैसे लगेंगे, वो पैसे ले लेते हैं और उनका चूल्हा जल जाता है। वो तो दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, उनको कोई टेंशन की बात नहीं है। हमारा काम है कि उन पर निगरानी रखनी है। फ्यूचर में हमें पाकिस्तान से या चाइना से सतर्क रहना है। हमें सतर्क रहना है तो चीन से रहना है। और मैं इसको ऐसे कहूँगा कि पाकिस्तान से आप सतर्क रहिए, क्योंकि वो आतंकवाद की घटनाएं करता है। चीन आतंकवादी नहीं करता है, लेकिन चीन की ताकत बहुत ज़्यादा है। तो चीन से निपटने के लिए हमें निरंतर अपनी काबिलियत को बढ़ाते रहना है, अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। अगर अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो सेना मजबूत होगी, और अगर सेना मजबूत होगी तो अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। ये दोनों एक दूसरे के एक पूरक हैं। ये बात सही बोल रहे हैं आप, है ना। पाकिस्तान को ध्यान में रखना है, वहां से सतर्क रहना है और इधर की तैयारी करनी है। बहुत बढ़िया सर। अब एक लास्ट क्वेश्चन, देश के जो हमारे युवा लोग हैं उनके लिए कुछ आप संदेश दें, जो कि उनको जो है ना लगे कि हाँ कर्नल दानवीर जी ने मुझे बोला है और मुझे मानना चाहिए। रील कम देखें, माँ बाप की सुन लें, एक जीवन में अनुशासन लेके आएं, आउटडोर एक्टिविटी खेल कूद में ध्यान दें, वीडियो गेम ना खेलें, फुटबॉल खेलें, हॉकी खेलें, बास्केटबॉल खेलें, बाहर जाएं, दौड़ें, भागें। ये चीज़ें करेंगे तो आपका कैरेक्टर बनेगा, आपका जिस्म बनेगा, आपका दिमाग तंदुरुस्त होगा। और रील देख के और स्नैपचैट करके और व्हाट्सएप करके, इंस्टाग्राम करके अगर आपको लगता है कि आपका व्यक्तित्व बन जाएगा और आपका जीवन सुधार हो जाएगा, तो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि आप अगली सदी के सबसे बड़े मूर्ख और मानव प्रजाति के एक बोझ बन जाएंगे, जो कुछ काम करने लायक नहीं होगा। क्योंकि आज का जो यूथ है, अगर उसको ध्यान से देखें तो उसके पास इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन है कि वो बेचारा डिसीजन नहीं ले पा रहा है। सही बात बोले आप। तो ये सारी चीज़ें साइड में छोड़ें, खेलें कूदें, अपना फोकस रखें, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दें, माँ बाप की बात माने और हमारे जैसों की बात सुने, और देश के प्रति अपने कर्तव्य को ढूंढें और वो कर्तव्य का निवारण करें। आप किसी भी क्षेत्र में हो सकते हैं, आप रोड पे झाड़ू लगाने वाला काम कर रहे हो, या DRDO के अंदर आप एक साइंटिस्ट हो, या आप किसी ऑफिस में कोई काम कर रहे हो, या आपने रोड के साइड में चाय का ठेला लगाया हो, आपका देश के प्रति क्या कर्तव्य है वो आप समझिए और वो कर्तव्य जरूर पालन करिए। यही संदेश है। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। दिल एकदम जोश में भरा हुआ है। मज़ा आ गया सर बात करके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दोस्तों, ये थे कर्नल दानवीर सिंह जी। कितनी बढ़िया बढ़िया बातें बोली हैं, यूथ आपके लिए बोली हैं, और जितनी अच्छे अच्छे टॉपिक थे सबने। मैंने अग्निवीर पे बात की, पाकिस्तान पे बात किया, कुछ मेरे पर्सनल क्वेश्चन थे मैंने उस पर बात किया। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। यदि पसंद आए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।